नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि डिप्रेशन यानी अवसाद क्या होता है, उसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं। एज अ स्टूडेंट आप डिप्रेशन से कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे लड़ सकते हैं, आपको प्रोफेशनली कौन से तरीके अपनाने चाहिए, इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। साथ साथ योग आपकी डिप्रेशन से लड़ने में किस प्रकार मदद कर सकता है, रिसर्च बेस्ड योगा प्रोटोकॉल डिप्रेशन के लिए क्या होना चाहिए, यानी कि कौन कौन से आसन, कौन कौन से प्राणायाम और किस प्रकार के मेडिटेशन का अभ्यास आपको करना चाहिए यदि आप डिप्रेशन से लड़ना चाहते हैं। यह वीडियो स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। अतः आपसे एक रिक्वेस्ट इसको पूरा देखें ताकि आपको चीज़ें बारीकी समझ में आए तथा लोगों तक शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। WHO के अनुसार 15 से 29 साल का जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में जो मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का वो है सुसाइड। लगभग हर साल 8 लाख लोग वर्ल्ड वाइड सुसाइड के द्वारा मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसमें लगभग 17% रेजिडेंट्स भारत के होते हैं, यानी 1,35,000 लोग हर साल एवरेज भारत में सुसाइड कर लेते हैं। अभी WHO का अगर मैं रिसेंट डेटा बताऊं आपको, तो जो 2018 में डेटा आया उसमें हमने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया और हमने पूरे वर्ल्ड में टॉप किया। 2,20,000 से भी ज्यादा लोग सुसाइड के द्वारा मौत के मुंह में चले गए। बहुत ही फेमस एक्टर, बहुत ही चहेते एक्टर हमारे सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। वो अपने लाइफ में बहुत ही सक्सेस थे। सो कॉल्ड सक्सेसफुल होने का जो पैमाना है, उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया था। उनके पास पैसा था, अच्छी लाइफस्टाइल थी, हिट मूवीज दे रहे थे और वो उस पथ पर आगे बढ़ रहे थे जहां वो और बेहतर बन सकते थे। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया तो कहीं ना कहीं हमें सोचना के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पूरे भारत को इस सुसाइड ने झकझोर दिया। इस सभी से यह बात सामने आती है कि कहीं ना कहीं हम मेंटल हेल्थ पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारी सोसाइटी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर उतनी जागरूक नहीं है। अगर मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो कई तरह की बीमारियां हो, स्वास्थ्य की बात करें तो कई तरह की बीमारियां होती हैं जो आपको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर देती हैं। लेकिन उन सब में जो टॉप करती है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन के मरीज ज्यादातर सुसाइड कर लेते हैं, या यूं कहें कि सुसाइड करने वाले ज्यादातर लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं। अगर डिप्रेशन को आप क्लिनिकली समझें तो डिप्रेशन एक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। ये बहुत ही कॉमन है पर लेकिन बहुत सीरियस मूड डिसऑर्डर है। ये ऐसे सिम्टम्स या इसके सिम्टम्स आपके अंदर आपकी सोचने की क्षमता, आपके महसूस करने की क्षमता, आपके डेली एक्टिविटीज को, आपके स्लीप पैटर्न को, आपके ईटिंग हैबिट्स को, आपके वर्किंग स्टाइल को, सबको प्रभावित करता है। लेकिन यदि आपको क्लिनिकली डायग्नोस करना है डिप्रेशन को तो कम से कम सिम्टम्स का एटलीस्ट 2 वीक तक होना जरूरी है। यानी अगर सिम्टम 2 वीक से कम है तो वह क्लिनिकली डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन की शुरुआत हो सकती है लेकिन क्लिनिकली अभी वो डिप्रेशन नहीं है। अगर हम कुछ लक्षणों की बात करें कि कौन से वो लक्षण हैं जिसको आप देख करके ये पता कर सकते हैं कि सामने वाले को डिप्रेशन है या आपकी फैमिली मेंबर में किसी को डिप्रेशन है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आप जान नहीं पाएंगे तो ये हो सकता है कि आप उसको वास्तव में डिप्रेशन नहीं है लेकिन आप उसको डिप्रेशन का नाम दे दें जो एक स्ट्रेस बना दे। ये भी हो सकता है कि डिप्रेशन के सारे सिम्टम्स हैं, क्लिनिकली डिप्रेशन का शिकार है और आप उसको डायग्नोस नहीं कर पा रहे, आप जान नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए आपको साइन और सिम्टम्स का जानना बहुत जरूरी है। इसकी लक्षणों की बात करें तो इसमें आपको परसिस्टेंट सैडनेस बनी रहती है। आप लगातार एक दुख जैसा फील करने लगते हैं, एंशियस हो जाते हैं, आप
आपके अंदर विचारों की शून्यता आ सकती है, आप होपलेस भी फील कर सकते हैं, आपके अंदर इरिटेबिलिटी आ जाती है। इरिटेबिलिटी इन द सेंस कि आप जिस सिचुएशन में पहले नॉर्मल रहते थे लेकिन अब आप नॉर्मल नहीं रह पा रहे हैं, अब आप उसी परिस्थितियों में झुंझला से जा रहे हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है, आपके अंदर एक फीलिंग गिल्ट रहेगा। हर किसी के लाइफ में छोटी मोटी उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन एक नॉर्मल इंसान उसमें गिल्ट का अनुभव नहीं करता। पर यदि आपके अंदर डिप्रेसिव सिम्टम्स आने लगे तो छोटी छोटी चीजें आपको गिल्ट फील कराने लगती हैं, आपको लगता है कि आप वर्थलेस हैं, आप किसी काम के ही नहीं हैं, आप बिल्कुल असहाय महसूस करने लगते हैं। कई सारे पेशेंट्स में देखा गया कि कुछ लोगों के अंदर ओवर स्लीप की कंडीशन आने लगती है, मतलब वो बहुत सोते रहते हैं, उनकी स्लीपिंग आवर से वो 10 से 12-15 घंटे में चला जाता है। वहीं कुछ ऐसे पेशेंट भी पाए गए जिसमें नींद आती ही नहीं है, या तो उनको नींद शुरू करने में दिक्कत होती है, या फिर नींद रात को बार बार खुल जाती है, या फिर सुबह जल्दी खुल जाती है, उसके बाद नींद नहीं आती। कुछ और सिम्टम्स की बात करें तो आपका इंटरेस्ट हर चीज में खो जाएगा, मतलब आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। वो चीज जो आपकी हैबिट थी, जिसको करने में आपको मजा आता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब आपको उसको करने में मजा नहीं आ रहा है, आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं है। यदि ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको किसी से सलाह लेने की जरूरत है, किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अगर और सिम्टम्स की बात करें तो आपके अंदर एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाएगा, आपका शरीर बहुत थका हुआ महसूस करेगा, कहीं शरीर में कोई पेन हो सकता है जिसका कोई फिजिकल सिम्टम्स हो ही ना, लगातार सर दर्द, क्रैम्प्स आना, वेट का बहुत कम हो जाना या बहुत बढ़ जाना, भूख का बढ़ जाना या भूख का खत्म हो जाना, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, आपने खाना खा लिया लेकिन वो खाना पच ही नहीं रहा है, मेडिसिन लेते हैं उसके बाद भी अगर ठीक नहीं हो रही है तो निश्चित तौर पर ये डिप्रेशन का सिम्टम है। कुछ सारे पेशेंट में देखा गया कि कुछ लोग बहुत धीरे धीरे चलना शुरू कर देते हैं, उनके बोलने की जो स्पीच की स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाती है, इतनी स्लो हो जाती है कि आप आसानी से उसे नोटिस कर सकें। आप रेस्टलेस फील करने लगते हैं, इतना रेस्टलेस फील करने लगते हैं कि आपको स्थिर बैठना मुश्किल हो जाता है। स्टूडेंट के लिहाज से बात करें तो कुछ सिम्टम्स ऐसे भी हैं जिसमें आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ याद नहीं रह रहा है, या फिर आप छोटे छोटे डिसीजन नहीं ले पा रहे, ऐसे डिसीजन जो बहुत ही सिंपल हैं। मान लिया आपको मार्केट जाना है तो मार्केट जाने के लिए आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि आपको कौन सी शर्ट पहननी चाहिए या कौन सा सब्जी खरीदना चाहिए। यदि आप ऐसे डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। और एक जो बहुत ही अलार्मिंग सिम्टम है, साइन है, वो है कि आपके अंदर आत्महत्या का जरूरत है। और एक जो बहुत ही अलार्मिंग सिम्टम है, साइन है, वो है कि आपके अंदर आत्महत्या का विचार आना, आपके अंदर मर जाने का विचार आना, या आपने छोटे मोटे सुसाइड अटेम्प्ट भी ट्राई कर लिए हैं। यदि ऐसे साइन सिम्टम्स आपने किसी के अंदर देखे हैं तो आपको तुरंत क्लिनिशियन के पास जाने की जरूरत है। अब यदि हम बात करें कि एज अ स्टूडेंट या एज अ एग्जाम एस्पिरेंट या एज अ यंगस्टर जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो वो कौन कौन से सोर्स हैं जो आपको फ्यूचर में डिप्रेशन में ला सकते हैं, या अगर आपने उनको सही से टैकल नहीं किया, उनको सही से नहीं बैलेंस बना पाए उनके साथ, तो आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। इनको जानना बहुत जरूरी है। पहला, होमसिक। अक्सर स्टूडेंट्स यंगस्टर घर से पहली बार बाहर निकलते हैं तो कुछ दिनों तक उन्हें होमसिक की फीलिंग रहती है। इसमें भी ध्यान देने की जरूरत है, आपको बहुत होमसिक भी नहीं होना है, कुछ खुद से मैनेज करना होता है, खुद ही भोजन बनाना है, खुद ही खाना है, अपना पूरा टाइम टेबल मैनेज करना है। हालांकि घर में ऐसा नहीं था, 15-16 साल जब हम ऐसे जिए जब सारा मैनेजमेंट हमारे पेरेंट्स करते थे, लेकिन अब आपको खुद ही सारा मैनेज करना है, तो ये भी एक चैलेंज होता है। जब हमारे ऊपर कोई बाउंड्री नहीं होती तो हमारा कोई स्लीप शेड्यूल नहीं होता, हम लेट नाइट सोते हैं, दिन में सोते हैं, आपका स्लीप स्ट्रक्चर पूरा खराब हो जाता है। आपका भोजन आप टिफिन ले रहे होते हैं या खुद से बना रहे होते हैं, जब आप खुद से बनाते हैं तो आपके अंदर आलस भी आता है, और यह आलस से आपकी फूड की जो क्वालिटी होनी चाहिए उसको कम कर देता है। या बहुत सारा टाइम सोशल मीडिया पर स्पेंड करना, जब आप बहुत सारा सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करते हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत खराब हो जाता है, जो आपके अंदर स्टडी का स्ट्रेस, वर्कलोड स्ट्रेस धीरे धीरे पैदा करने लगता है और आप धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं। कभी कभी
नए सिचुएशन को अडॉप्ट करने में, जैसे आपने बाहर शिफ्ट हुए, आपको कोई रूममेट है, आप उससे एडजस्ट नहीं कर पा रहे, कभी कभी आप नए वर्कलोड में जा रहे हैं, नया जॉब ज्वाइन किया या नए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा वर्कलोड है, उसको भी अगर आप सही से मैनेज नहीं कर पा रहे तो भी आपको डिप्रेसिव सिम्टम्स आने की संभावना है। मनी एंड इंटीमेट रिलेशनशिप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप घर से बाहर निकलते हैं या आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं या आप 15 से 30 एज के बीच में होते हैं, तो ज़्यादातर लोग को मनी घर से लेनी पड़ती है, यानी कि पेरेंट्स से लेनी पड़ती है, और उस मनी का मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। अगर आपको मैनेजमेंट नहीं आता तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग के महीने के स्टार्टिंग डेज में बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं, लास्ट में स्ट्रगल करते हैं। जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस का सोर्स बनता है। हम इन दिनों में किसी के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं, और वो रिलेशनशिप हमारी अगर लाइफ में कोई असफलता आती है तो उससे ब्रेकअप भी हो सकता है। आप एक गर्लफ्रेंड से, आपके बॉयफ्रेंड से आप ब्रेकअप कर लेते हैं और वो स्ट्रेस आप नहीं झेल पाते। जब हम थोड़े थोड़े इन चेंजेस से डील कर रहे होते हैं जो अभी हमने बताए, ये चेंजेस अगर हम सही से नहीं डील कर पा रहे हैं तो क्या होगा कि ये ट्रिगर कर देंगे हमारे अंदर जो अनमास्क डिप्रेशन है। जो अनमास्क डिप्रेशन है वो धीरे धीरे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सामने आ जाएगा। तो आपको इन सारे चेंजेस को बहुत सावधानी से टैकल करने की जरूरत है, बहुत सावधानी से सामना करने की जरूरत है। आपको क्या करना चाहिए? What should you do? आपको क्या करना चाहिए? हमारे समाज में एक बहुत पुरानी बातें थी जब लोग ऐसा सोचते थे कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक चिकित्सा के लिए डॉक्टर के पास जा रहा है तो वह पागल ही है। अब ऐसा नहीं है। अब मानसिक चिकित्सा को, मेंटल डिसऑर्डर को उसी डिसऑर्डर की तरह लिया जा रहा है जैसे कि नॉर्मल बुखार, फीवर, मलेरिया, टाइफाइड, ये सारे डिसऑर्डर जैसे आपको होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी प्रकार यदि किसी भी प्रकार का आपको मेंटल डिसऑर्डर है तो आप प्रोफेशनल के पास जाइए, बिल्कुल मत हिचकिचाइए। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो आप उसके खिलाफ बोलिए। आप उन लोगों को सपोर्ट करें जो मेंटल ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट को दिखा सकते हैं, प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ डॉक्टर्स को या साइकेट्रिस्ट को दिखा सकते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो इसी में ट्रेंड होते हैं, आपकी प्रॉब्लम को समझने के लिए, आपकी प्रॉब्लम को इवेलुएट करने के लिए साइकोलॉजिकल डाटा और बायोलॉजिकल डाटा के माध्यम से, साथ साथ वो प्रॉपर डायग्नोसिस करेंगे और एक आपका पेशेंट डेवलप ट्रीटमेंट प्लान बना देंगे, ताकि आपका एक ट्रीटमेंट प्लान मिल जाएगा और उस प्लान के द्वारा आप उस मेथड से, उस दवा से, उस तरीके से आप धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। यदि आपके आसपास कोई क्लिनिक नहीं है, कोई साइकेट्रिस्ट नहीं है, तो भारत में बहुत सारे एनजीओज हैं जो हेल्पलाइन चलाते हैं। इन एनजीओज में के उस तरफ जो बंदा बैठा होता है फोन पर, वो व्यक्ति बाकायदा ट्रेंड होता है हमारे डिप्रेशन या मेंटल डिसऑर्डर से हैंडल करने के लिए। तो आपको इन नंबर्स पे फोन करना है, फोन करके आप उनसे बात कीजिए। कुछ हद तक समस्याएं वहीं सॉल्व हो जाती हैं। यदि उनको लगेगा कि आपको क्लिनिशियन के पास जाने की ज़रूरत है, साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है, तो वो आपको रिकमेंड करेंगे, आप फर्दर जाके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये कुछ हमारे भारत में हेल्पलाइन नंबर्स हैं, बहुत सारी और हैं, मुझे इतनी पता थी तो मैंने यहाँ पर इनको लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लोगों को जरूर शेयर कर दें। खासकर जो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस यानी कि निम्हांस की जो नंबर है, ये 08046110007, इसको आप अपने फ़ोन में ज़रूर सेव करके रखें। जब कभी भी ज़रूरत पड़ रही, जब कभी आपको लगे कि हमें हेल्प की ज़रूरत है, आप इस पर निश्चिंत होकर फ़ोन करें, आपको ज़रूर मदद मिलेगी। आप हमारे यहाँ इंडिया में कुछ फाउंडेशन है, मुंबई बेस्ड आसरा एंड 40 सिस्टर्स हेल्पलाइन एंड परिवर्तन, आप इन पे भी कॉल करके कभी भी मदद ले सकते हैं। अब कुछ लोग बहुत डरते हैं कि डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में क्या होता होगा। पुरानी पिक्चरों में लोग दिया करते थे कि लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, पर ऐसा नहीं है। अब का जो ट्रीटमेंट है वो इलेक्ट्रिक शॉक का नहीं है, मेडिसिन है। आपको एंटी डिप्रेशन मेडिसिन दिए जाते हैं, या फिर साइकोथेरेपी है जिसको आप टॉक थेरेपी भी कह सकते हैं। इसमें क्लिनिशियन, साइकेट्रिस्ट जो होता है या साइकोलॉजिस्ट होता है, वो आपसे बात करके आपकी समस्या को समझता है, आपके मन के
भीतर, आपके जड़ में, आपके अनकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में जो भीतर वो बात बैठी है उसको निकालता है। साथ साथ आप कुछ अल्टरनेटिव थेरेपीज को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे योगा है, दूसरे थेरेपीज है। अब जो एक मेन पॉइंट आता है कि आप एज अ यंगस्टर, एज अ स्टूडेंट, एज अ स्ट्रगलर किस प्रकार से डिप्रेशन को अवॉइड करें। इसमें कुछ एक पॉइंट है, उनको आपको ध्यान देना है। जैसे कि आपको पूरी तरह शट नहीं हो जाना है। जैसे कि मैं पढ़ने जा रहा हूं तो मैं प्रिपरेशन अपनी करूंगा, मैं घर वालों से नाता रिश्ता तोड़ दूंगा, ऐसा बिल्कुल गलत है। आप अपने कुछ फ्रेंड के साथ, कुछ फैमिली मेंबर के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहें, बातचीत करते रहें, रोज फोन करें, उनसे बात करें, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, उनकी प्रॉब्लम्स को जानें। साथ अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट बना के रखना है। अब फ्रेंड्स भी दो तरीके से होते हैं। एक को ऐसा फ्रेंड्स हो जाएगा जो 20 मिनट बात करने के बाद बोलेगा कल मिलते हैं, दारू पीते हैं, पर वो आपका वास्तविक दोस्त नहीं है, वो बस टाइम पास कर रहा है। कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो आपसे 20 मिनट के बाद बात करने के बाद ये बोलेंगे कि अब तुझे पढ़ना चाहिए, तुझे आगे पढ़ना है, या अब आपको अपना काम करना चाहिए, तुझे प्रोडक्टिव होना है। सो आपको ऐसे फ्रेंड सेलेक्ट करने हैं जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करें, जो आपको पॉजिटिवली आगे ले जाएं। नेगेटिव फ्रेंड से दूर भी रहना है। आप प्रिवेंशन के लिए योगा अपना सकते हैं। इसमें आप योगा की कोई भी फॉर्म कर सकते हैं। योग का कोई भी, हठ योग करें, विन्यासा करें, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो योगा सिखाते हैं। आप हमारे चैनल में भी जाके कुछ योगा के वीडियोस हैं, उनको देख सकते हैं। आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं। मेडिटेशन इज़ वेरी हेल्पफुल, आपको बहुत शांत बनाता है, आपको आपके अंदर संवेदना पैदा करता है। आप कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं, संवेदना पैदा करता है। आप कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं, आप उस रिलीजियस प्रैक्टिस से भी जुड़े रहें। आपको प्रेयर भी नहीं छोड़नी है, बिकॉज ये प्रेयर आपको अंदर से हमेशा स्ट्रांग बना के रखेगी। तो आपको योगा, मेडिटेशन एंड प्रेयर जो भी अच्छा लगे आपको ट्राई करना चाहिए प्रिवेंशन के लिए। आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, मैंने पहले भी डिस्कस किया, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी लाइन है कि वी आर एवरेज ऑफ द 5 पीपल वी स्पेंड मोस्ट टाइम विद। हम उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम अपना मैक्सिमम टाइम बिताते हैं। तो आप कोशिश करनी है कि आप नेगेटिव लोगों से दूर रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। आपको अल्कोहल या ड्रग्स में भी नहीं लगना, क्योंकि अल्कोहल और ड्रग्स कुछ टाइम के लिए प्लेजर जरूर देते हैं, लेकिन जब उनका नशा उतरता है तो आपकी स्थिति और भयावह हो जाती है और परेशान हो जाते हैं आप। आपको एक बात और ध्यान देनी है कि कभी भी डिप्रेशन के सॉल्यूशन के रूप में अल्कोहल या ड्रग्स नहीं लेना। यदि आप अल्कोहल या ड्रग्स डिप्रेशन के सॉल्यूशन के रूप में लेंगे तो यह आपकी समस्या को और वर्सन कर देगा और खराब कर देगा, है ना। आपको नेचर से कांटेक्ट बना के रखना, आपको खुद को नेचर से कनेक्ट करना है। यदि आप अपने आप को नेचर से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके अंदर एक संवेदना डेवलप होगी। वो संवेदना आपके अंदर इंपैथी पैदा कर देगी। यदि आपके अंदर इंपैथी आ गया तो आप कभी भी डिप्रेशन के शिकार नहीं बने। आप क्या कर सकते हैं नेचर से अपना कनेक्शन बनाने के लिए? आप चिड़ियों को दाना डाल सकते हैं, आप गौ सेवा कर सकते हैं, आप पार्क में घूम सकते हैं सुबह सुबह। तो ये सारे एक्टिविटीज आप कर सकते हैं खुद को नेचर से कनेक्ट करने के लिए। साथ साथ आपको कुछ सोशल कनेक्शन भी बनाने चाहिए। जब आप सोशल कनेक्शन बनाते हैं तो आप लोगों से जुड़ पाते हैं, उनकी भावनाओं को, उनकी फीलिंग को समझ पाते हैं, उससे आप और स्ट्रांग बनते हैं। इसके लिए आप कुछ एनजीओस में वॉलेंटियरशिप कर सकते हैं, कुछ ऑर्फेनेज में जाके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, या ओल्ड एज होम में जाकर अपना टाइम डोनेट कर सकते हैं। वीक में एक बार चले जाइए, महीने में एक बार चले जाइए, जब भी आपको टाइम मिले। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो आप वर्क, फैमिली एंड सोशल लाइफ में, यदि मान लीजिए आपने 8 घंटे लगातार जिम किया, आपकी बॉडी बहुत अच्छी बन गई, आपका शरीर बहुत मजबूत है, गठीला है, लेकिन वो मजबूत शरीर आपको पैसा तो नहीं दे सकता। यदि आपका पैसा नहीं होगा तो आपको अपनी फैमिली को फीड भी करना, आप कैसे फीड करेंगे? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया हो, आपके पास पैसा भी हो, आप अपना प्रोडक्टिव काम भी कर रहे हो, आपकी फैमिली में भी अच्छा हो और आपका सोशल लाइफ भी अच्छा हो। सो कुल मिलाकर आपको एक बैलेंस फाइंड करना है हेल्थ, वेल्थ, वर्क, फैमिली एंड सोशल लाइफ के बारे में। तो आपको बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। अब जो लास्ट हमारा ये टॉपिक है वो ये है कि आजकल यूट्यूब की दुनिया है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे योगा इंस्ट्रक्टर हैं, वो एक ही बीमारी का कई टाइप के, बहुत वैरायटी टाइप के आसन प्राणायाम बताते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर आप रॉन्ग प्रैक्टिस करते हैं, गलत आसन, गलत प्राणायाम, गलत मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, तो ये ज्यादातर देखा गया है कि प्रोबेशन का अभ्यास करते हैं तो ये
ज़्यादातर देखा गया है कि प्रॉब्लम वर्सन हो जाती है। इसीलिए ऐसे योगा प्रोटोकॉल की ज़रूरत है जो कि रिसर्च बेस्ड हो, जिसको लोगों पर आजमाया गया हो, साइंटिफिक रिसर्च हो, साइंटिफिक वैलिडेशन अवेलेबल हो, उनका आप अभ्यास करें। तो ये जो मैं यहाँ पर योगा प्रोटोकॉल आप लोगों को बता रहा हूँ, इसका रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हो रखा है, नीचे मैंने रेफरेंस दिया है, आप उस पेपर को भी पढ़ सकते हैं। आपको इस प्रोटोकॉल के तहत प्राणायाम में उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए और भ्रामरी का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान दें, किसी भी प्राणायाम का अभ्यास यदि आप 3 मिनट से कम कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए जो यहाँ एवरेज टाइम रखा गया है हर एक प्राणायाम का 5 मिनट रखा गया है, यानी कि 4 प्राणायाम 20 मिनट के प्राणायाम हो जाएंगे। तो आपको 5-5 मिनट ये चारों प्राणायाम करने हैं। यदि आप चाहते हैं कि इन प्राणायाम की डिटेल्स कैसे करनी चाहिए, क्या सावधानी होनी चाहिए, क्या अदर बेनिफिट्स हैं, तो आप निश्चित तौर पर इसमें कमेंट करें, मैं आपको वैसे वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। अब अगर आसन की बात करें कि आपको कौन सा आसन करना चाहिए, तो अर्ध कटि चक्रासन कीजिए, अर्ध चक्रासन कीजिए, पाद हस्तासन कीजिए, भुजंगासन, धनुरासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, सेतु बंधासन, बालासन, साथ साथ वक्रासन और उष्ट्रासन। इन आसनों का अभ्यास कम से कम 3 रिपीटिशन के साथ आपको करना है, यानी कि एक आसन को 3 बार करना है। लगभग 40 से 50 मिनट इसमें लग जाएंगे और यह प्रैक्टिस माइंडफुल होगी, ऐसा नहीं कि दिमाग कहीं और है। जब आप इनका अभ्यास कर रहे हो तो आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग, आपकी चेतना आसनों के मूवमेंट पे होनी चाहिए। दीज प्रैक्टिसेस आर माइंडफुल प्रैक्टिस ऑफ आसना, तभी ये थेरेपी के पर्पज से हेल्पफुल है ना। जो आखिरी अभ्यास है वो है डीप रिलैक्सेशन का। आपको डीप रिलैक्सेशन का अभ्यास करना है। ध्यान दें, डिप्रेशन के पेशेंट डीप रिलैक्सेशन का अभ्यास इस प्रकार करेंगे कि हमेशा वो इंस्ट्रक्शन के साथ करें। जब आप कोई अभ्यास इंस्ट्रक्शन के साथ करते हो तो आपकी चेतना जागृत रहती है, आप उसको कंटिन्यू सुनते रहते हो, तो आप बहुत डीप नहीं जा पाते। योग में डिप्रेशन के पेशेंट को बहुत डीप नहीं ले जाना है, जागृत अवस्था में उसके शरीर को, उसके मन को पूरी तरह रिलैक्स करवाना है। इसलिए आप इसमें शवासन का अभ्यास करें, लेकिन विथ इंस्ट्रक्शन के साथ करें। आप इनिशियल स्टेज की योग निद्रा का भी अभ्यास कर सकते हैं। तो अगर फाइनल मैसेज की बात करें तो गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात आपको आसक्ति रहित होकर, योग में स्थित होकर, सिद्धि और असिद्धि में समान रूप में, यानी कि चाहे आपको फायदा हो या नुकसान हो, घाटा हो या नफा हो, दुख आए या सुख आए, आपको अपनी मेंटल स्टेट को सम बनाए रखना है। सम बनाए रखते हुए ही आपको कर्म करना है, क्योंकि योग क्या है, समत्वम योग उच्यते, सम की स्थिति में बने रहना। अपने मेंटल स्टेट को हमेशा बैलेंस बनाए रखना ही योग है, एक सा बनाए रखना ही योग है। तो आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप ऐसे लोगों को जरूर शेयर करें जो यंगस्टर हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी। आप हमें ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।